नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के पेपर 2 के बारे में। बीए 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो दूसरे पेपर में इतिहास में आपको कई पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक पेपर का नाम है, पेपर का जो है 2 का सी या 2 का बी कह सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो है बेसिकली उसमें कई पार्ट करके आपको दिए गए, वैकल्पिक है, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप जो है हिस्ट्री में जो दूसरा पेपर होता है उसमें आप 3-4 पेपर आपको समझ मतलब दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना होता है। तो उसमें मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा जो भी आपको चूज करने वाला, चूंकि अधिकतर कॉलेज अपने अपने हिसाब से इसको सेट करते हैं, ठीक है, या अधिकतर बच्चे चूज करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो आज का जो लेक्चर है, बहुत सारा बच्चों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चे लगातार एसएमएस कर रहे थे, गुरु जी हिस्ट्री आप जो मेडिवल हिस्ट्री है बेसिकली मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, बीए 5th सेमेस्टर पेपर 2 का जो दूसरा पोर्शन है वैकल्पिक पेपर, उसमें जो है पूछा जाता है। तो उसमें 8 इकाई संकलित है, तो 8 इकाइयों का नोट्स तैयार कर लिया गया है। जल्द ही उस पर क्लासेस भी सबकी मिलेंगी। आज का जो वीडियो है पहली क्लास की वीडियो है। 8 यूनिट के नोट्स आपको कैसे प्राप्त करते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। केवल हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि हिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, इसके साथ साथ जियोग्राफी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उनका भी मिलेगा। और उसके साथ साथ को करिकुलर का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, लाइव क्लास की लिंक भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। उसकी जानकारी अभी मैं दूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चर्चा करने का प्रयास करते हैं सोशल कल्चर, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। 1206 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है बेसिकली। 1206 ईस्वी में क्या होता है? 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना बेसिकली हो जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश होता है लोधी वंश, अंतिम वंश। उसका अंतिम सम्राट होता है इब्राहिम लोधी। 1526 में इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानी के मैदान में शिकस्त दी और बाबर जीत जाता है, और यहां से मुगल सल्तनत शुरू हो जाती है, मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। मुगल डायनेस्टी के बाद में, मुगल डायनेस्टी में तमाम सारे शासक होते हैं। बाबर के बाद में हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद में फिर आप देखते हैं कि अकबर आता है, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में फिर शाहजहां, शाहजहां, फिर उसके बाद में फिर औरंगजेब, और इस तरीके से औरंगजेब तक आते आते आप देखते हैं 1700 ईस्वी का समय काल आ जाता है। और औरंगजेब जैसे ही खत्म होता है, जैसे उसकी मृत्यु होती है, मुगल साम्राज्य भी ढह जाता है। नाम मात्र का मुगल सल्तनत बचता है। और उसके बाद में फिर आप देखते हैं 1600 ईस्वी के बाद में फिर 1700 के आसपास आप देखते हैं कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। फिर यूरोपीय कंपनियां अपना सिस्टम बैठा लेती है, यानी कि अब जो है इंग्लैंड का पूरा सिस्टम समाप्त हो जाता है लगभग लगभग में। तब इंग्लैंड का बोल रहा हूँ, मुगल वगैरह के सिस्टम का, इनका एम्पायर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर इंग्लैंड के लोग यानी कि अंग्रेज लोग शासन करने लगते हैं। तो हमको बस किस मुगल एम्पायर में और दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत में जैसे कि गुलाम वंश हो गया, तो गुलाम वंश में उतना ज्यादा कुछ रहा नहीं इंपॉर्टेंट। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, ठीक है, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। ये 4-5 वंश बेसिकली हैं। इन पांचों वंश के बारे में खास करके वहां का सामाजिक स्थिति, वहां की जो है बेसिकली इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ में आपकी जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, कल्चरल सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, वही चीजें हमको पढ़नी है आज की वीडियो के माध्यम से। वैसे पूरे सिलेबस में आपको यही पढ़नी है। तो जो पहला यूनिट है आज की वीडियो के माध्यम से, हम फर्स्ट यूनिट की क्लास लेने जा रहे हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश कोर्स टाइप का मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री बीए 5th सेमेस्टर न्यू बैच 2026-27, मध्यकालीन भारत 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का समय काल, इसमें मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत दोनों शामिल हो जाते हैं। पेपर 2 में यूनिट नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पर सल्तनत का स्पेलिंग गलत लिखी है, सल्तनत, सल्तनत काल में सामाजिक अवस्था यानी कि सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, ये आपका टॉपिक है, यूनिट नंबर 1 का नाम है। अब इसी टॉपिक से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक को मैं विस्तार समझाने का प्रयास करूंगा। ये नोट्स आपके लिए तैयार कर लिया गया है, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने नोट्स तैयार किया है, तो कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझ में आने वाला है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात सल्तनत काल की अगर बात की जाए, दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था है, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहता है? दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसका पहला वंश है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना किसने करी थी? जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने स्थापना की थी गुलाम वंश की, स्लेव डायनेस्टी की, यानी दिल्ली सल्तनत की।
वास्तविक संस्थापक इसका इल्तुतमिश रहा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है, और उसका दामाद भी था। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, फिर उसके बाद में तमाम सारे लोग, रजिया वगैरह आती हैं, आराम शाह वगैरह सब आते गद्दी पर बैठते। तो यानी कि जो है स्लेव डायनेस्टी जो है वो रहती है। 1206 ईस्वी में स्थापना होती है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है, और वो मारा जाता है बाबर के हाथों। और इस तरीके से यहां तक आपको सल्तनत काल कहा जाता है इसी को। यहाँ पर सल्तनत काल लिख लीजिएगा। भारतीय इतिहास का वह युग माना जाता है जिसमें दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित हुआ। इस काल में समाज में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अपने चरम पर था, क्योंकि बाहरी संस्कृतियां हमारे यहाँ पर आ रही थी। तुर्क लोग आए थे हमारे यहाँ पर। 712 ईस्वी में सबसे पहला बाहरी आक्रमणकारी जो तुर्क या मुस्लिम आक्रमणकारी होता है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। उस समय सिंध पर शासन कर रहे थे, राजा दाहिर नाम के एक शासक थे, वो शासन कर रहे थे और उन पर आक्रमण करता है, उनको पराजित करता है दाहिर को। और फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद में फिर आप देखते हैं धीरे धीरे करके तमाम सारे लोग आने लगते हैं। फिर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, ये सब आते हैं। मोहम्मद गजनबी ने तो भारत को 17 बार लूटा। फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी आता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में यानी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो चाहमान वंश के बहुत प्रतापी शासक है, पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। मोहम्मद गौरी भागा, इसको एक सैनिक लेकर के चला गया, ये बच जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा से युद्ध होता है 1 साल के बाद में, फिर पृथ्वीराज चौहान जी की हार होती है। इसकी कोई पुष्टि उतना ज्यादा प्रमाणिक नहीं है कि हार हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में साथ मैंने उतना ज्यादा अभी डीपली अध्ययन नहीं किया है। लेकिन हाँ, मतलब की हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान जी की। और वहीं से आप देखते हैं कि जो है चंद अगर पढ़ेंगे, चंद की रचना पढ़ेंगे आप जो है पृथ्वीराज रासो, तो वहां पर थोड़ा और दूसरे तरीके से चीजें मिलेंगी। इतिहास कुछ और कहता है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से राय दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वहीं से आप देखते हैं सत्ता डगमगा जाती है और यहीं से आप देखते हैं कि दिल्ली मतलब यहाँ पर एक जो पृथ्वीराज चौहान थे, चाहमान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, उनके समक्ष कोई नहीं टिकता था। बहुत वीर थे, बहुत योद्धा थे। आंख बंद करके भी जिस दिशा में बाण मार देते थे, आवाज सुन करके शब्दवेदी बाण, वो जो है तुरंत ढेर हो जाता था। इस तरीके सिस्टम था। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत ही एक जो चरम पर था सामाजिक। अब देखिए बाहरी शक्तियां एकदम से हावी हो रही थी, तो दूसरे की संस्कृति, दूसरे का सामाजिक व्यवस्था हमारे में मिल रही थी आकर के, यानी यहाँ पर परिवर्तन चल रहा था। हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक मिश्रण के साथ साथ सामाजिक असमानताएं भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही थी यहाँ पर, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। देखें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे? सामाजिक अध्ययन के लिए हमें निम्नलिखित पहलुओं को समझना होगा। कौन कौन से पहलू? सबसे पहले हमको सामाजिक अध्ययन अगर पढ़ना है सल्तनत काल का, तो हमको 2-3-4 पहलुओं पर फोकस करना होगा। आपको दिखाई पड़ रहा है क्या ये नोट्स आपका अच्छा, या इससे पहले वाले जो मैं पढ़ाता था इसी हिसाब से पढ़ाया जाए? इसमें ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं, तो इससे मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आपको नोट्स मैंने तैयार किया, आपके लिए विधिवत नोट्स है, ये सब नोट्स आपको मिलेंगे। पहली बात है, जाति और वर्ग व्यवस्था का उदय हुआ। जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था। सबसे पहले हमको जब सामाजिक अध्ययन करेंगे तो हमको जातियों के बारे में समझना होगा, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था रही है। धार्मिक स्थिति को और उनकी विविधता, चूंकि धर्म कई सारे भारत में रहे, तो उनके बारे में हमको समझना होगा। स्त्री पुरुष की सामाजिक स्थिति को जानना होगा। ग्रामीण और शहरी समाज के बारे में समझना होगा। शिक्षा और संस्कृति को समझना होगा और सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों को समझना होगा। ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद में तब आपका जो है पूरा ये यूनिट क्लियर होगा। यहाँ से आप तमाम क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके लिए मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, उसके लिए भी मॉडल पेपर बनेगा, तो परेशान नहीं होना आपको। पहला हेडिंग डालिएगा जो मैंने बताया, जाति और वर्ग की स्थिति। कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर उस समय कैसा था इंडिया का, समझते हैं सल्तनत काल के दौरान। यहाँ पर सुल्तानत लिख गया तो माफ कीजिएगा। सल्तनत काल में समाज जाति और वर्ग पर आधारित था। यह विभाजन मुख्यतः धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और प्रशासनिक भूमिकाओं के हिसाब से किया गया था, ठीक है। जैसे कि अब हिंदू समाज, समाज में क्या था? हिंदू समाज एक था। हिंदुओं की व्यवस्था क्या थी? मुसलमान हिंदू, दो धर्म आपके थे। हिंदू समाज की अगर बात करें बाबू, तो हिंदू समाज में आप देखिएगा, हिंदू समाज ब्राह्मण जो था सर्वोपरि हुआ करता था हिंदू समाजों में। उस समय सामाजिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ सल्तनत काल के दौरान। धार्मिक, प्रशासनिक और शिक्षण कार्यों में सबसे जो उच्च पद होता था वो ब्राह्मणों को मिलता था, या ब्राह्मण लोग उन स्थानों पर बैठते थे जो सबसे उच्च पद होता था।
वे गांव और नगरों में मंदिरों और शिक्षण संस्थाओं संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक शक्ति रखते थे और सभी को सिखाते थे, अध्ययन अध्यापन वगैरह करवाते थे। ये ब्राह्मणों के हाथों में था। जो हिंदुओं में दूसरा जो जो है वर्ण था, ये व्यवस्था थी, वो थी क्षत्रिय की। क्षत्रियो में जैसे क्षत्रिय लोग राजा बनते थे, सेनानी, प्रशासनिक पदों पर बड़े-बड़े अधिकारी जो है क्षत्रिय लोग होते थे। राजनीति और सैन्य मामलों में उनका प्रभाव बहुत ही जबरदस्त था उस समय सल्तनत काल के दौरान, किसका? क्षत्रियों का। वैश्य की अगर बात की जाए बेटा, तो वैश्य की बात की तो वैश्य लोग व्यापार किया करते थे, कृषि वगैरह का काम भी करते थे, शिल्पकार कुछ बनाने वगैरह का काम भी किया करते थे। व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में आर्थिक शक्ति को मजबूत करने का काम वैश्यों का था, यानी कि ये आर्थिक शक्ति को मजबूत करते थे वैश्य। ये लोग सेना को मजबूत करते थे, ये लोग विद्वता को मजबूत करते थे, ब्राह्मण लोग। तो मतलब विद्वता, शक्ति यानी सैन्य शक्ति और यहाँ पर आर्थिक शक्ति, ये तीनों को ये तीन वर्गों ने मजबूत कर लिया। और चौथी जो जातियां थी वो थी शूद्र और दलित जातियां। जैसे ये लोग कृषि करते थे, सेवा करते थे और कारीगरी वगैरह जो होती थी वो सब में लगे रहते थे। समाज में सबसे निचले स्तर पर शूद्र और दलित वर्ग उस समय भी थे। ठीक है, इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। यहाँ पर 4 वर्ण थे भारतीय समाज में, जिसको लेकर के जो है कहा गया है पुरुष सूक्त में, ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राज्यान्या करता उरु तदस्य दिवश्याः पदाभ्याम शूद्रो अजयतः। यानी कि ब्राह्मण मुखमंडल से निकला इसलिए अध्ययन अध्यापन करवाता, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य जंघों से और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस तरीके समाज में 4 वर्ण थे, चारों के काम अलग अलग हिसाब से अपने अपने बटे थे। ये हिंदू समाज की व्यवस्था मैंने बता दी, आपकी वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, आप ऐसे समझ। उस समय मुस्लिम समाज भी जो है उसका प्रादुर्भाव हो चुका था, चूंकि मुस्लिम सत्ता आ चुकी थी, मुसलमान भी यहाँ पर आ चुके थे। मुस्लिम समाज, देखिए सुल्तानी और अमीर वर्ग, जो सुल्तानी या अमीर वर्ग हुआ करते थे उनकी बात किए तो सैन्य और शासन शक्ति जो होती थी ये लोग अमीर वर्ग और जो सुल्तानी वर्ग होते थे उनके हाथों में होती थी। प्रशासन और सैन्य पदों पर अधिकार करते थे जो अमीर वर्ग के लोग होते थे। दूसरा वर्ग था सैन्य और प्रशासनिक वर्ग, सामाजिक सम्मान और शक्ति इनको मिलती थी, समाज में इनको सम्मान, प्रतिष्ठा, मान सब मिलता था, शक्ति के द्योतक होते थे ये लोग। इसके साथ साथ तीसरा जो वर्ण था मुसलमानों में वो था साधारण मुस्लिम जनता। साधारण मुस्लिम जनता की बात की जाए, जैसे किसान हो गया, कारीगर हो गया या कोई व्यापारी हो गया, ये सब साधारण मुस्लिम समाज में आते थे उस समय। मुस्लिम समाज भी 3 वर्गों में बटा हुआ था सल्तनत काल के दौरान। सामाजिक व्यवस्था ही पढ़ रहे हैं हम, तो हिंदू समाज 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मुस्लिम समाज जो था वो भी 3 वर्णों में बटा हुआ था। एक बहुत अमीर वाले लोग जो सल्तनत लोग हैं, जो राजा महाराजा बनते हैं, शासन वगैरह देखते हैं। दूसरा जो सेना वगैरह प्रशासन के काम देखते हैं, ठीक है। और तीसरे जो सामान्य जनता, जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, ये सब। इस तरीके से सामाजिक में चीज फैली हुई थी। सामाजिक परिवर्तन भी यहाँ पर आपको देखने को मिला है, तो हेडिंग डालिएगा सामाजिक परिवर्तन। देखें, सल्तनत मतलब कि सुल्तानों ने क्या किया था, सुल्तानों ने हिंदू समाज में नए पद और नए वर्ग बनाए थे। जैसे कि आप देखेंगे, उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कर नीति और बाजार नियंत्रण के माध्यम से समाज में नया आर्थिक वर्ग तैयार किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा काम किया। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से चीजों को बना लिया था, अपने हिसाब से चीजें सेट कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह हो या फिर कोई और जो है सल्तनत काल के दौरान के जो सुल्तान हो वो। शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और कारीगरों ने सामाजिक प्रभाव भी बढ़ा दिया था, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में व्यापारी और कारीगर एक उच्च क्वालिटी का कंटेंट तैयार कर रहे थे, उच्च क्वालिटी की चीजें बना रहे थे। तो कहीं न कहीं पे आप देखते हैं इनके लिए एक अलग से पद और वर्ग को बनाना यहाँ पर पड़ा था। अलग-अलग वर्गों की व्यवस्था, अलग-अलग पदों की व्यवस्था जो है सल्तनत काल में भी की जाती है। ठीक है? तो हिंदू समाज में नए पद और नए वर्ग जो है बनाने का काम किसने किया? सुल्तानों ने किया। इसके बाद तो ये रही सामाजिक स्थिति में खास करके धर्म और जाति व्यवस्था। अब दूसरी व्यवस्था धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी सल्तनत काल के दौरान की। रिलीजियस कल्चर की अगर बात की जाए बेटा बेटा तो रिलीजियस कल्चर जो है ये कैसा था उस समय का? देखिए, रिलीजियस कल्चर बात की तो जो है सल्तनत काल धार्मिक दृष्टि से विविध और जटिल था। यानी इसमें तमाम प्रकार के धर्म फैले हुए थे, विविध यानी कि तमाम धर्म थे और कठिन धर्म थे। धर्म को एकदम से कट्टरता के साथ माना जाता था। धर्म में कोई बदलाव नहीं मतलब कि एक्सेप्टेबल था। हिंदू और मुसलमान धर्म दोनों समाज में एकदम से सक्रिय थे। हिंदू भी अपने जो है सक्रिय थे और मुसलमान भी अपने धर्म में पूर्ण रूप से सक्रिय थे। दोनों जो है अपनी अपनी संस्कृतियों की रक्षा के लिए काम किया करते थे और दोनों जो है अच्छे तरीके से अपने धर्म को मानते रहते थे। ठीक है?
इस तरीके से चीजें चल रही थी। आगे जैसे कि हिंदू धर्म की क्या स्थिति थी। हिंदू धर्म की अगर बात की जाए, जैसे मंदिर, पूजा और तीर्थ स्थल इनके जो है मुख्य केंद्र होते थे पूजा के। सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र थे ये लोग। सामाजिक रीति रिवाज, नियम कायदे, सांस्कृतिक तमाम प्रकार की चीजें यहीं पर बच्चा सीखता रहता। तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ है, मंदिरों में। ब्राह्मणों का धार्मिक और प्रशासनिक प्रभुत्व जो होता है ये यहाँ पर रहता था। इसके साथ ही साथ उदाहरण के रूप में देखें, जयचंद और अन्य राजाओं के समय मंदिरों का संरक्षण जो है खूब किया गया था। तो मंदिरों का संरक्षण वगैरह होता था। तो हिंदू धर्म में ये चीजें उस समय विद्यमान थी, कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, इसके अलावा आगे और देखने का प्रयास किया जाए। मुस्लिम मुस्लिम धर्म की अगर बात करें, मुसलमान धर्म में जैसे शरिया कानून फेमस था, इस्लामी रीति रिवाज चल रहा था, सूफी संतों का आम जनता पर प्रभाव पड़ रहा था। सूफी जनता, आगे चल करके हम पढ़ेंगे सूफी जनता के बारे में। यूनिट नंबर 3 में सूफीज्म के बारे में पढ़ेंगे, सूफीज्म इन इंडिया, सूफीवाद का विकास कैसे हुआ, इन चीजों को हम 3rd यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो शरिया कानून जो है, इस्लामी रीति रिवाज, सूफी संतों का आम जनता पर प्रभाव पड़ने लगा। जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के थे, इनका जो है प्रभाव खूब पड़ा जनता पर। इनको लोगों ने एक प्रकार से अपना गुरु बनाया। तो कहीं न कहीं पे या शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये सभी का एक प्रकार से दबदबा रहा, इन सभी का एक प्रकार से जो है काम इन्होंने किया गुरु क्षेत्र में। तो मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये सब धार्मिक स्थिति रही है। धर्म जो है रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे तबके भी थे जो कि धर्मनिरपेक्षता और संघर्ष कर रहे थे धर्म को लेकर के, जैसे कि मंदिरों पर आक्रमण और भूमि को अधिग्रहण कर रहे थे। जैसे कि आप देखते हैं महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लोग जो थे ऐसे थे, ये मंदिरों पर आक्रमण करके वहाँ का धन वगैरह लूटा करते थे। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तो मान लेते यहाँ पर शासन करने लगा, लेकिन महमूद गजनबी जो था इसने बहुत ज्यादा धन लूटा भारत का। ठीक है, कहा जाता है बहुत सारे ऊंट जो है कराहते हुए गए थे, जो है गजनी लौटे थे, जब ये इतना धन सोमनाथ मंदिर से लूट करके लेकर के गया था मोहम्मद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक मिश्रण आपको यहाँ पर दिखेगा। वास्तुकला में आपको हिंदू और मुसलमानों की जो वास्तुकला, उनमें मिलावट हो चुकी थी, क्योंकि हिंदुओं की कुछ चीजें विशेषताएं और वास्तुकला शैली की, मूर्तिकला शैली की, और उनकी मुसलमानों की, दोनों में आपस में मिल जाती है। वास्तुकला, भाषा और साहित्य में आप देखते हैं सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि साहित्य में, हिंदी साहित्य में उसी समय आप देखते हैं कि सूफिज्म का विचारधारा आती है। उसी समय आप देखते हैं प्रेमाख्यानक काव्यधारा हिंदी साहित्य में, एक जो है हिंदी साहित्य में जो है कबीर दास के बाद में आप देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी नाम का एक व्यक्ति आता है। कुतुबन मंझन, शेख निजामुद्दीन, मतलब की जो है शेख, इसके अलावा तमाम प्रकार के जो है शेख निसार, ठीक है, कुतुबन मंझन, ठीक है, पद्मावत अखड़ावट जैसे तमाम ग्रंथ लिखे किसने? पद्मावती ग्रंथ लिखा किसने लिखा? पद्मावत नाम का ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने सूफीज्म को बढ़ावा दिया। सूफी माने क्या होता है? भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से आत्मा परमात्मा के संबंधों को बताना, प्रेमी प्रेमिकाओं के माध्यम से आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध को बताना। पहले एक प्रेमी प्रेमिका प्रेम करेगा, फिर उसके बाद में जब वो उसको प्रेमी नहीं मिलेगा तो उसको याद आएगा कि अगर इतना मैं अपने प्रेमिका, जितना मैंने प्रेमी को चाहा है अपने, अगर इतना मैं प्रभु को चाह लेता, भगवान को चाह लेता, तो हमको शायद भगवान भी मिल जाता। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जब चीजें होती हैं तो फिर बाद में यही चीजें बताई जाती है, यानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का जो साधन है वो सूफिज्म विचारधारा देती है। वह सूफीवाद का भी दबदबा यहाँ पर होने लगा था। और यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य की बात की जाए या फिर किसी भी धर्म में बात की जाए, तो धर्म में आपस में थोड़ा रीति रिवाज, वास्तुकला में घर बनाने की शैली, मूर्ति बनाने की शैली या फिर कुछ भी बनाने की शैली भी आपस में मिल रही थी। भाषा भी आदान प्रदान हो रही थी। भारत में भाषा में आप देखते हैं अरबी फारसी के शब्दों का हिंदी में मिलावट होना शुरू हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से तमाम चीजों का प्रभाव पड़ रहा था। ये सांस्कृतिक मिश्रण का काल इस समय कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है धार्मिक स्थिति कुछ इस तरीके से थी। तीसरी स्थिति उस समय जो सामाजिक स्थिति में हमको समझना है, तीसरा पॉइंट ये समझना है सामाजिक स्थिति में स्त्री और पुरुष की स्थिति कैसी थी। स्त्री और पुरुष उस समय कैसे रहते थे, यानी कि स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मेन। स्त्री और पुरुष की स्थिति सल्तनत काल के दौरान कैसी थी? देखिए, सल्तनत काल की अगर बात की जाए तो स्त्रियों की स्थिति सामाजिक और धार्मिक नियमों के द्वारा नियंत्रित की गई थी। धर्म और समाज के कुछ नियम थे, उनके तहत स्त्रियों को छूट मिलती थी। यानी स्त्रियों को वो स्वतंत्रता नहीं थी जो स्वतंत्रता आज की स्त्रियों को है, या जो स्वतंत्रता वैदिक काल में स्त्रियों को थी वह स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं थी मध्यकाल में। ठीक है, यह बात आप, यानी स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी, उसमें वो नहीं था। जैसे पहली स्त्रियां, सामान्य स्त्रियों के लिए क्या व्यवस्था थी? जैसे पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों के अधीन वो काम करती थी, पुरुष जो कहता था वही करती थी।
विवाह और परिवार में सीमित स्वतंत्रता थी, यानी कि विवाह में भी उनका उतना ज्यादा मंतव्य नहीं चलता था। पिताजी ने जिससे शादी कर दी उसी से शादी कर लेनी है। परिवार में उनका जो है उतना स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, घूंघट में रहना पड़ता था, तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पर देखती हैं। दूसरी वे महिलाएं थी जो राजसी और मुस्लिम परिवार की स्त्रियां थी, जैसे कि हुक्मरानों के हेरेम्स में जीवन, प्रशासनिक मामलों में अप्रत्यक्ष प्रभाव, उदाहरण के रूप में जैसे रानी पद्मिनी, चित्तौड़गढ़ में उनका जो है दबदबा रहा, प्रभाव रहा। ठीक है, तो कुछ ऐसी रानियां थी जिनका जो है प्रशासन में भी भाग लिया करती थी। या सल्तनत काल में आप देखते रजिया सुल्तान को आप देख लीजिए, रजिया सुल्तान शासक बनी, पुरुषों के जैसे वस्त्र पहनती थी, यही चीज पुरुषों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया। रजिया सुल्तान के खिलाफ, प्रथम मुस्लिम शासिका थी भारत की, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया और उसको गद्दी से हटा दिया गया, उसको मरवा दिया गया, क्योंकि वो यकूत खान से प्रेम भी करती थी, जो घोड़े का एक जो है देख रेख करता था। वो तुर मतलब कि दूसरे जो है कोई दूसरा मुसलमान था वो। ठीक है, इस तरीके से 40 दल जो दल चालीसा था, 40 जो तुर्क सरदार थे उन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरीके से इसे नाखुश रहते थे, क्योंकि ये स्त्री थी और स्त्री थी तो स्त्री की बात को नहीं मानना चाहते थे। यानी स्त्रियों की स्थिति उस समय, स्त्रियां तो आगे बढ़ने के लिए फिराक में थी कि स्त्री आगे बढ़ जाए, स्त्रियों के पास वो जज्बा था, वो टैलेंट था, वो एक प्रकार से जुनून था, लेकिन उस जुनून को पुरुषों ने कहीं ना कहीं पे दबाया या सामाजिक व्यवस्था ने दबा दिया उसको, उनके जज्बे को, उनको जुनून को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती। मध्यकाल में स्त्रियों की वह स्थिति नहीं है जो आज के स्त्रियों की है। वैदिक काल में स्त्रियों को पढ़ने का उतना अधिकार था, लेकिन यहाँ पर भी उतना उच्च शिक्षा लेने का अधिकार स्त्रियों को उतना नहीं रहा। ठीक है, यानी स्त्रियों की स्थिति उतनी जो है अच्छी नहीं मानी जा सकती। यहाँ पर प्रचलित रीति रिवाज जो यहाँ पर थे, जैसे कि सती प्रथा इस समय अपने चरम पर थी। बहुविवाह यानी कि एक पुरुषों की कई पत्नियां होती थी, एक पत्नियों के कई पुरुष भी हो सकते थे। पुत्र उत्पत्ति भी यहाँ पर होत रही थी। पुरुषों का सामाजिक और धार्मिक नियंत्रण जो है पुरुष ही सब पर कंट्रोल करता था, पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। इस तरीके से समाज में स्त्रियों की स्थिति उतनी सुदृढ़ या उतनी उच्च स्थिति नहीं थी। चौथी बात, ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी की अगर बात की जाए, अब देखिए ग्रामीण समाज के बारे में चर्चा करेंगे, फिर शहरी समाज कैसा था, ये सब जो है सल्तनत काल की बात हो रही है। देखिए ग्रामीण समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित हुआ करता था उस समय। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं ग्रामीण जीवन कैसा रहा होगा। देखिए ग्रामीण जीवन, देखिए कृषि जीवन का मुख्य स्रोत था। ग्रामीण जीवन में लोग क्या करते थे, खेती करते थे और खेती के द्वारा जो कुछ मिलता था अपना जीवन निर्वाह उसी से किया करते थे। ग्राम पंचायत और सामुदायिक संगठन थे, यानी ग्राम पंचायत का व्यवस्था थी, यानी गांव में एक मुखिया होता था और सामुदायिक संगठन होते थे, उसके द्वारा तमाम प्रकार के मुद्दों को सुलझाया जाता था। उदाहरण के रूप में जैसे खिलजी और तुगलक काल में कराधान की नीति थी। कराधान मतलब कि टैक्स कैसे लगाया जाएगा, इसको लेकर के एक नियम कायदा बना दिया गया था तुगलक काल में, फिरोज शाह तुगलक या उन सभी तुगलक के समय में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सामाजिक विभाजन भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ऊंचे जातियों के घर मुख्य मार्ग पर, यानी कि जो है मेन रोड पर जो उच्च जाति के लोग होते थे, जिनके पास रुपए पैसे होते थे या जो उच्च जाति के थे, उनका घर मुख्य मार्ग पर होता था, यानी कि मार्ग के बगल में, रोड के बगल में, जैसे हाईवे के किनारे आजकल मान सकते हैं। ठीक है, निचली जातियों के घर गांव के बाहर हुआ करते थे और सहकार्य और शोषण दोनों यहाँ पर होता था। ठीक है, यानी कि एक साथ काम भी करते थे सारी जाति मिलकर के, लेकिन जो है निम्न जातियों का शोषण भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से समाज में ये स्थिति रही। ठीक है, ग्रामीण जीवन की। सामुदायिक जीवन कैसा था गांव का, त्योहार खूब होते थे, अच्छे तरीके से मेला वगैरह लगता था गांव वगैरह में, धार्मिक आयोजन भी समय समय पर होते थे गांव में। सामुदायिक निर्माण कार्य, जैसे कि समुदाय निर्माण के लिए क्या काम, जैसे कुआं खुदवा देना हुआ ताकि कुएं पर लोग जो है पानी वगैरह पीते थे कुएं पर। ठीक है, पक्के रास्ते बनवाना, ये सब एक जो है सामुदायिक कार्य होता था, वो भी उस समय हुआ करता था। अब आइए एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे पीडीएफ प्राप्त करने, हमारे ये नोट्स तैयार, जो मैंने नोट्स तैयार किए आपके लिए, नोट्स आपको प्राप्त करने हैं। ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा आपको 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ये नंबर आपका जो है व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस कर देना है अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के, फिफ्थ सेमेस्टर का नाम लेकर के आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है, मात्र 100 रुपये फीस में। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट का जो है नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास यानी कोर्स आपको मिल जाएगा। आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र
100 रुपये फीस जमा कर देने होंगे, या फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप खुद के फोन से ही भेजें। ठीक है, जो नंबर आपको जोड़ना होगा वो नंबर आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। और ये फीस आप किसी दूसरे से, आपके घर में कोई चलाता, आपके पिताजी, भाई, बहन या फिर कोई और आपका आली पड़ोस का कोई दोस्त यार चलाता हो, तो आप उससे भी सेंड करवा सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलेगा, लाइव क्लास होगी तो उसकी वीडियो लिंक मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स जो कि इसकी क्वालिटी क्या होगी कि इसमें आपको एक बारीकी के साथ सरल भाषा में नोट्स तैयार किया गया है, और वह नोट्स केवल इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको पढ़ करके परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए, आपको सीरीज वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। इस पीडीएफ नोट्स में आपको एमसीक्यूज टाइप के भी जो है मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं वो भी मिलेंगे, और विथ आंसर एमसीक्यूज मिलेगा। इसके अलावा आपका जो है लिखित यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बहुत ही बारीकी के साथ आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, आपकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। आपके मान लेते हैं एक सब्जेक्ट का नहीं, जैसे मान लेते हैं आपका माइनर का पेपर तो होगा नहीं, 2 आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे, तो दोनों मेजर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर जो होते हैं, यानी कि पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को एक प्रकार से मैं पढ़ा दूंगा, यानी 4 पेपर ये। और प्लस में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि को करिकुलर का आपकी बार आपका बहुत कठिन पेपर बन रहा है, तो को करिकुलर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, यानी कि रीजनिंग पढ़ना है और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो उसको मैं पढ़ा दूंगा मात्र इसी फीस में, यानी 100 रुपए फीस में ही आपका ये आपका जो है पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी ऑफर एक और चल रहा है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हमको गुरुजी 5th का भी आपके साथ पढ़ना है और 6th में भी आपको मतलब कि हमारे साथ ही जुड़ना है, उन बच्चों के लिए क्या है कि 5th और 6th एक साथ अगर लेते तो उनके लिए वरीयता रखी गई है, 50 रुपए की छूट चल रही है। वैसे अगर 5th और 6th सेमेस्टर का अलग-अलग कोर्स लेंगे तो आपका 200 रुपए फीस पड़ जाएगी, यानी 100 रुपए 5th सेमेस्टर के और 100 रुपए सेकंड मतलब कि 6th सेमेस्टर के। लेकिन अगर एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 रुपए आपका कम लगेगा, यानी केवल 150 रुपए फीस में 200 रुपए आपको नहीं देने हैं, केवल 150 रुपए फीस में आपको 5th सेमेस्टर पूरा और पूरा 5th 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे को करिकुलर के साथ। ठीक है, और आपको सीरीज किताब वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, जिन बच्चों को जुड़ना है वो तुरंत जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए पूरी व्यवस्था 100 रुपए में कर दी गई है। ठीक है, तो 100 रुपए में केवल 5th सेमेस्टर का, लेकिन अगर 6 का भी जोड़ेंगे तो केवल जो है आप 50 रुपए, यानी कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों एक साथ लेंगे तब 150 पड़ेगा, बाद में आकर के बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, तब भी 100 रुपए ही लगेगा फीस। अभी 150 रुपए में दोनों मिल जाएगा, 5th और 6th का। जो बच्चे इच्छुक हैं वो तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, बढ़िया तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार किए गए। ये सब नोट्स जब आप पढ़ेंगे पीडीएफ, ऐसे वीडियोस देखने के बाद में आप जो है मान लेते वीडियो आपको देखने का नहीं मन है तो आप पीडीएफ पढ़ करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसे एग्जाम देने जाना, आप पीडीएफ उठा करके पढ़ लिए, फटाफट से आप समाप्त कर दिए तुरंत, तो ये आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सेट की जा रही है। शहरी समाज कैसा था, अर्बन सोसाइटी कैसी थी दिल्ली सल्तनत के समय का। देखिए, शहरी समाज ने व्यापार, शिल्प और संस्कृति को विकसित किया। यहाँ पर नगर और व्यापार, नगर में व्यापार वगैरह कैसे होते थे, जो प्रमुख नगर होते थे उस समय उनमें दिल्ली प्रमुख नगर था, आगरा और लाहौर, लाहौर यानी पाकिस्तान में, आगरा आप समझते ही हैं, और दिल्ली, ये 3 प्रमुख नगर थे। यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से व्यापार होता था। व्यापारी और कारीगर वर्ग का विशेष महत्व रहा, यानी नगरों में जो कारीगर वर्ग होता था और व्यापारी वर्ग, चूंकि व्यापारी वर्ग व्यापार करता था, कारीगर लोग सामान बनाते थे, उनका निर्यात होता था, उसको बेचा जाता था, उससे पैसे कमाए जाते थे। ठीक है, कुछ पेशेवर और कला वर्ग के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि शिल्पकार, सुनार, बढ़ई, रंगकर्मी, ये सब भी यहाँ पर अपना जो है शहरों में रहा करते थे, यानी शहरों में सारे कैटेगरी के लोग मिल जाते थे आपको। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का किला बनाया गया, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा हुआ, ऐसे कुछ भी आप देखते हैं, अलाई दरवाजा हुआ, तो ये सब बनाने में बड़ी मेहनत लगी है और बहुत ही दिमाग लगा है। वो सब दिमागी लोग शहरों में ही बसते थे। संगीत और साहित्य का विकास भी आप देखते हैं यहाँ पर उस समय सल्तनत काल में हुआ शहरों में। शहरों में सांस्कृतिक मिश्रण भी आपको दिखता है, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम समाज का सांस्कृतिक संगम जो है शहरों समाज में, शहरी समाज में, नगरों में आपको देखने को मिल जाता था उस समय सल्तनत काल में। भाषा हिंदी, अवधी, ब्रज और फारसी के शब्दों का एक मिश्रण भाषा चलती थी। साहित्य और कविता में धार्मिक और सामाजिक विचार भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप उस समय सूफी विचारधारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, ठीक है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह काम कर रहे थे, शेख निसार, कुतुबन मंझन, ठीक है, ये सब काम कर रहे थे। ऐसे ही आप देखते हैं अपने हिंदू धर्म में कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब काम कर रहे थे। इस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी चीजों से काम कर रहे थे, तो शहरी समाजों में ये चीजें थी।
अगला सिस्टम था आपका, अगला जो पॉइंट था, शिक्षा और संस्कृति कैसी थी सल्तनत काल की। देखिएगा बाबू, शिक्षा और संस्कृति यानी एजुकेशन एंड कल्चर। देखिए शिक्षा की अगर बात की सल्तनत काल की, तो हिंदू लोगों में गुरुकुल परंपरा थी उस समय। वेद और उपनिषद की शिक्षा हिंदुओं को दी जाती थी सल्तनत काल में भी। मुस्लिम काल की अगर बात मुस्लिमों की, तो मुसलमान लोग मदरसे में पढ़ते थे। गणित, विज्ञान और धर्म की शिक्षा इनको मिलती थी। ठीक है। शिक्षा सामाजिक वर्ग और जाति पर निर्भर करता था। कौन सी जाति को कौन शिक्षा है, कौन सा जाति पढ़ेगा, कौन सा नहीं पढ़ेगा, ये सब एक प्रकार से जाति और धर्म पर निर्भर करता था, वर्ग पर, कि किस वर्ग का बच्चा है तो क्या पढ़ेगा, वो इस पर डिपेंड करता था। संस्कृति और साहित्य उस समय कैसी थी, हेडिंग डालेंगे संस्कृति और साहित्य। देखिए फारसी और प्राकृत संस्कृत का मिश्रण जो है यहाँ पर भाषा का प्रयोग था। फारसी भाषा और प्राकृत साहित्य, प्राकृत माने जो, देखिए संस्कृत भाषा के बाद में पाली भाषा का विकास हुआ, पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत के बाद में अभ्रंश आई, और अभ्रंश के बाद में फिर हिंदी आई। तो प्राकृत और पाली मतलब फारसी, इन दोनों का साहित्य का मिश्रण आपको दिखेगा। धर्म और समाज आधारित काव्य, कहानी और प्रबंध, जो भी प्रबंध काव्य लिखे गए, कहानियां लिखी गई, काव्य लिखे गए, वो धर्म और समाज के ऊपर लिखे गए। समाज में जो बुराइयां थी, समाज के हिसाब से लिखी, समाज में जो चल रहा था उसके हिसाब से लिखा गया। क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है, समाज ही साहित्य का दर्पण है। समाज में जो चीजें देखी जाती हैं वो साहित्य में लिखा जाता है। वही सेम चीजें हो रही थी। उदाहरण के रूप में यहाँ पर खुसरो की कविताओं को आप पढ़ लीजिए, खुसरो की मुकरियां, पहेलियां पढ़ लीजिए। ठीक है। जैसे खुसरो के दोहे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्या दोहे हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपड़े रैन भई चौदेस। खुसरो की रुबाइयां आप पढ़ेंगे, खुसरो की एक थाल मोती से भरा। ठीक है। और तमाम सारी चीजें उन्होंने बताई कि जो है हरी है मन भरी है, दुसाला ओढ़े खड़ी है। ठीक है। इस तरीके से बताया जाता, तमाम प्रकार की पहेलियां बुझाते हैं ये अमीर खुसरो। तबला का आविष्कार भी आप देखते हैं अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया। ये सब सल्तनत काल के दौरान की ही चीजें हैं। सामाजिक समस्याएं क्या क्या थी सल्तनत काल के दौरान, कई सारी सामाजिक समस्याएं भी सल्तनत काल के दौरान देखने को मिलती है। सोशल प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती है वो जाति और धर्म आधारित भेदभाव इस समय हो रहा था। यानी जाति आपस में भेदभाव इसमें था, कोई जाति उच्च कोई जाति बड़ी छोट जाति, इस तरीके से होता था। धर्म पर आधारित भी भेदभाव हो रहा था, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में द्वंद्व भी चल रहा था। दूसरी समस्या थी समाज में, कृषि और कराधान के कारण से सामाजिक दबाव पड़ रहा था। यानी कृषि और कराधान, टैक्स और कृषि के बीच में भी आप देखते हैं इससे सामाजिक दबाव भी बढ़ रहा था। समाज में उतना ज्यादा जो है मतलब कि संतुलन नहीं था। स्त्रियों के अधिकारों का अभाव था, स्त्रियों को उतने अधिकार नहीं मिल रहे थे जितने अधिकार आज की स्त्रियों को मिले हुए हैं। ठीक है। या पुरुषों के समान उनको अधिकार नहीं था स्त्रियों को। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण जीवन में असमानता थी। शहर के लोगों को कुछ अलग व्यवस्था, गांव के लोगों को अलग व्यवस्था की तरह देखा जाता था। यानी गांव के लोग थोड़ा पीछे थे, शहर के लोग आगे थे, जैसे आज भी है। इसके अलावा धार्मिक संघर्ष और सामाजिक अनिश्चितता भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। धर्म को लेकर के संघर्ष होता है, हर धर्म आपस आगे बढ़ने की होड़ में है, और इस तरीके से मुसलमान लोग जो है वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर आप देखने को मिलती है। प्रमुख शासकों, अब अगला जो है आपका हेडिंग डालिएगा, इस समय सल्तनत काल के दौरान जो सामाजिक स्थिति उसमें क्या है, प्रमुख शासकों का सामाजिक योगदान क्या रहा। जो प्रमुख शासक हुए हैं सल्तनत काल के, उन्होंने समाज में क्या योगदान दिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला शासक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू करवाया था। ठीक है, नींव डाली थी उसकी, ये बात आप ध्यान रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासनिक और सैन्य सुधार करता है, प्रशासन में और सेना में सुधार करता है। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले मोहम्मद गौरी वगैरह थे, उन्होंने उतना जबरदस्त नहीं किया था कुछ भी, वो लोग बस आए थे और चले गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसका गुलाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, एक प्रशासन की व्यवस्था बनाई और एक सेना में कुछ सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक या सबसे प्रतापी शासक है। कर नीति को लेकर के काम किया इसने, बाजार नियंत्रण प्रणाली बताई, किसान और व्यापार नियंत्रण की बात करी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका जो इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, पागल और सन की तानाशाह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। ये बहुत पढ़ा लिखा था, अपने समय से बहुत आगे की सोचता था, जनता इसके विचारों को नहीं समझ पाती थी, ये जनता से बहुत कष्ट में रहता था, जनता इससे बहुत दुखी थी। जब ये मरा तो इतिहासकारों ने कहा कि जनता इससे खुश हो गई और ये जनता से खुश हो गया। मतलब कि ये इतना पागल सन की तानाशाह था। इसने जो है तमाम सिक्के चलवाए, सोने चांदी के स्थान पर इसने जो है तांबे के उसके सिक्के चलवा दिए। बस सभी लोग अपने घर पर बैठ करके सिक्का छापना शुरू कर दिए।
तो बहुत सारे सिक्के हो गए, तो मतलब कि ये इसका फ्लॉप हो गया। तो प्रतीक मुद्रा की व्यवस्था की थी, फ्लॉप हो गया। दक्षिण अभियान किया इसने, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थापित की, वो भी इसका जो है बर्बाद ही चला गया। यानी जो भी इसने अभियान किया, सारे अभियान इसके बेकार चले गए। मोहम्मद बिन तुगलक, सरकारी और सैन्य सुधार किया, सामाजिक प्रभाव भी इसका रहा। ठीक है, इसी के समय काल में इब्न बतूता आता है, मोरक्को का एक निवासी है, वो थोड़ा विद्वान था, उसी से बातचीत करता था ये अपने दरबार में, बाकी किसी से बातचीत नहीं करता था। फिरोज शाह तुगलक, ये बढ़िया आदमी था, न्याय और कर प्रणाली में सुधार करता है, तमाम नहरों वगैरह भी बनवाता है, ठीक है, सिंचाई के लिए। ये तमाम प्रकार के सामाजिक जो है योगदान इन शासकों के द्वारा दिए गए, ये सब चीजें आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं सामाजिक सल्तनत काल की सामाजिक स्थिति के बारे में क्या कह सकते हैं कि सल्तनत काल में समाज परिवर्तन और अस्थायित्व का मिश्रण आपको दिखता है। समाज में एक तरफ तो अस्थायित्व होता है, समाज में एक अस्थायी समाज का निर्माण होता है, दूसरी तरफ समाज में आप देखते हैं खूब परिवर्तन, पहले खूब परिवर्तन होता है, फिर अस्थायित्व आपको दिखने लगता है धीरे धीरे करके। ठीक है, चूंकि एक नए दौर, एक नया जो है संस्कृति, एक नया धर्म के लोग भारत पर आक्रमण कर चुके थे, तो ऐसे में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, राजनीतिक शक्ति ने समाज को प्रभावित किया। राजनीतिक शक्ति, चूंकि राजा महाराजा जो आए वो मुसलमान शासक होते चले गए और उन्होंने समाज को कहीं ना कहीं पे बदलने का प्रयास किया, समाज के नियम कायदों को एक प्रकार से चुनौती दी, समाज में जो नियम कायदे थे उनको बदला, उनके लिए कानून तमाम सारे बनाए, तमाम सारी चीजें हुई। सामाजिक विभाजन हुआ, जाति धर्म आधारित असमानता आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ शिक्षा, कला, संस्कृति और साहित्य में नया मिश्रण आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही साथ यह काल यानी कि सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत का जो काल है 1206 से लेकर के 1526 का, इस काल में भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की नींव जो है ये एक प्रकार से शुरू हो जाती है, रखी जाती है। इसकी भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता आपको यहीं से देखने को मिलती है। पहले भारत में केवल एक ही धर्म जो है आप देखते हैं उतना था, लेकिन अब क्या हो गया, अब इसमें तमाम धर्म जो है यहाँ पर आ चुका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विस्तार से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, तो आपने इन चीजों को समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें मिल गई। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए पेन भी टूट गया यहाँ पर जो लिखने वाला था, तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अब यूनिट नंबर 2 में। अच्छा, यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना क्या बेटा, यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नहीं उसका जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है अलाउद्दीन खिलजी की, उसके बारे में, और उसका जो कर लेने का तरीका है रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये सेकंड यूनिट में पढ़ना। तो इसको भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा, और इन सभी का नोट्स तैयार कर दिया गया। बेसिकली नोट्स जल्दी सभी यूनिट्स का तैयार किया जा चुका है, वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ना कैसे है उसके लिए बता दूं, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको सब कुछ नोट मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, ये फीस आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग जो है पेपर 2 जो है अलग अलग है, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। अच्छा, ये बता दूं कि ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बिलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका कौन सा बच रहा है, आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ पर भी हिंदी हिंदी समझी आती है, और ये चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का इतिहास, बेसिकली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास, इसके बारे में यूनिट नंबर 1 समझाया। बाकी सारा नोट्स तैयार हो जो रहा है वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सब नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी, सारे सब्जेक्ट का। ठीक है,
मात्र 100 रुपए फीस में। तुरंत एसएमएस कीजिए और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद।